हेलो लाइव। ठीक, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अब हम चलते हैं अपनी कॉल्स की तरफ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ वालेकुम से। अस्सलाम। और पूछना ये था कि मैंने सितंबर में अप्लाई किया था स्पाउस वीजे का ना, ठीक है। तो मेरी वाइफ ने जॉब शुरू की थी लास्ट जुलाई में, ठीक राइट है। तो तब तक वो स्लिप्स पूरी नहीं थी, वेजेस स्लिप्स और वो Yeah. सब कुछ। तो लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया था इसी रिस्क पे, पता नहीं वो क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुझे नवंबर में लेटर लिखा कि आपका केस हमने होल्ड पे कर लिया, जी। ठीक है। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो जब 6 मंथ्स की हो जाएंगी तो फिर हम डिसीजन करेंगे या जो भी है। हाँ जी तो अब ये हुआ कि दिसंबर में पूरी हो गई थी ना जी। हाँ जी, स्लिप्स, वो मैंने ठीक है। कैलकुलेट मैं कर साथ लिया है। बिल्कुल वो मैं साथ साथ अपने वो सोलिसिटर के थ्रू भेजता रहा ना, ठीक है। तो जनवरी में क्या हुआ कि मेरी जो वेजेस स्लिप थी दिसंबर की, वो लूज हो गई कहीं ना मेल में, रॉयल राइट मेल। तो फिर मुझे फिर बनवानी पड़ी, उसमें काफी टाइम लग गया, जी। ठीक है। तो वो जो दिसंबर की स्लिप थी वो जनवरी के एंड में मैंने भेजी, ओके ठीक है। ठीक है। अब 1 महीना और उससे कुछ ज्यादा दिन हो गए हैं, तकरीबन 1 महीना और 10 दिन। तो मैंने ये पूछना था कि आपको कोई आइडिया है कि Yeah, I think you'll सब probably कुछ hear पूरा something in हो April. गया? I think you'll probably hear something in April, probably. अगर आपने जनवरी के एंड पर भेजे हैं तो जी प्रोसेस अगर वो फरवरी ने उन्होंने किया होगा, then I think yes, it's March 8th. Yeah, towards the end of March, early April, you should hear something probably in the next 2 or 3 weeks. 2-3 वीक्स। 2-3 weeks. I would aim कि आपको 9 से पहले कुछ आ जाएगा, 9 अप्रैल से। सही 9 अप्रैल से पहले। जी। ओके, वो दूसरा ये भी पूछना था कि वो जो चैलेंज हुआ था हाँ इनकम जी। थ्रेशोल्ड, Well, नहीं, threshold to उसका successful, हम as far as we're concerned, it's successful क्योंकि जब तक वो court of appeal उसको overturn नहीं करती, sorry, House of Lords उसको overturn नहीं करते, that's what the law is. The issue is कि जो maintenance criteria है इस वक्त, उन्होंने कहा हुआ है कि जब a final decision is made with regards to it, we will not process the applications. और जहाँ refusals भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने 6 months का फलाना नहीं प्रोवाइड किया है, लेकिन हम ये अपना रिजर्व कर रहे हैं कि हम आपका मेंटेनेंस क्राइटेरिया नहीं कंसिडर कर रहे। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जहां आप अपील पर जाते हो, जहां आप कोर्ट में जाते हो, जहां आप जज के सामने जाते हो, द मेंटेनेंस क्राइटेरिया दे कंसीडरिंग इज 13,400 पाउंड। सर्टनली जब मैं आर्ग्यू करती हूँ, हमारा तो यही है क्योंकि अंटिल दैट डिसीजन इज ओवरटर्न, दैट इज द लॉ। आपने अगर बिगिनिंग में शो देखा है तो वो there's been some न्यूज़ कि इमिग्रेशन पॉलिसीज के हिसाब से ही होम ऑफिस वाले खुद rather than challenge करें उस डिसीजन को, they will bring in a new figure which I would assume is about 13,000 14,000 pound. I think that is a fair amount because that is how much the national, अगर आप 40 hours a week काम करें on national minimum wage, that is how much you would earn. I think behind policies जो है वो maintenance criteria 18,600 pound इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जो calculations की थी वो कह रहे थे कि आप if you're 25, you're earning £6.44 times by 40 times by, whatever. So they didn't, that would avoid people getting married at a very young age, avoid people coming through forced marriages. So I think जो Home Office की background thinking थी, they were considering a wider aspect. लेकिन on general, अगर आप, if you're earning about 1,000, 1,200 pounds a month. That's the standard national everywhere. And I think that's probably the criteria that you're going to have to satisfy, which is fine. I can't see that being a problem. But Sally, in your matter, I would suggest wait till April. अगर April तक आपको नहीं आता, मैं उम्रे पर जा रही हूँ 9 April से लेकर 22nd तक, तो आप उससे एक वीक पहले हमें फ़ोन कर दीजिएगा, then I will tell you what to do in relation to progress it, okay? थैंक्स फॉर योर कॉल। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मैंने स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन होल्ड पे है क्योंकि इनकम पूरी ना होने की वजह से। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरे पास मेरा बेबी भी है जो ब्रिटिश है, मैंने उसका भी साथ सर्टिफिकेट लगा के भेजा हुआ है। आया कि वो डिसीजन मेकिंग करने के वक्त वो उसको कंसीडर करेंगे और कि मुझे स्ट्रेट पे रिजेक्ट करके भेज देंगे अगर इनकम 13,000 पे भी आती है तो मेरी इनफ नहीं हो रही।
No, then अगर आपकी maintenance criteria कम है, then you don't satisfy the rules. If you don't satisfy the rules, you have to come in under the appendix. अगर आप appendix FM में आपकी सिर्फ category ये होती है कि वो बच्चा British है और वो 7 साल का यहाँ है and that he can't go back. अगर वो category आपकी appendix नहीं fulfill होती, then the case will be refused. और difficulty ये है कि even under Article 8 now, it's a very very hard line. वो बहुत hard line ले रहे हैं कि अगर आपकी exceptional circumstances नहीं है और आप family इंडेक्स में नहीं आते और अपेंडिक्स में नहीं आते हैं और आप इमिग्रेशन रूल्स नहीं फुलफिल करते हैं, then the case will get refused. Yes, you're going to have a difficulty like that. Yes, I think so. थैंक्स फॉर योर कॉल. चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, क्या क्वेश्चन? मैंने पहले भी कॉल की थी तो वो ड्रॉप हो गई थी. मैंने ये पूछना था कि हमने फ्रेश क्लेम किया है, सालम किया था पहले, वो रिफ्यूज हुआ था. अभी मैंने उसी केस की बिना पे फ्रेश क्लेम किया है. तो 5 महीने पहले किया था, तो 2 माह बाद होम ऑफिस से लेटर आया था कि हम आपका डिसीजन नेक्स्ट 3 मंथ में कर देंगे. ठीक है, that's fine. तो अभी वो 3 मंथ भी गुजर गए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो वाकई कर देते हैं, ये कर देंगे या देखिए फ्रेश क्लेम का ये है कि वो फ्रेश क्लेम का मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेश क्लेम्स ये होते हैं कि होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करते हैं कि आपका नया केस है, तो उसके ऊपर आपको नया सालम का इंटरव्यू आता है, नया केस कंसिडर करते हैं, सो फोर्थ. फ्रेश रिप्रेजेंटेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कोई फ्रेश क्लेम डालता है ना, तो दे डोंट पुट रिप्रेजेंटेशंस इन व्हिच आर सब्सटेंशियली न्यू. या तो वो पुरानी चीज़ को फिर से एज माय मम सेज रटते हैं, ठीक है, राइट, या आप वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो प्रीवियसली अवेलेबल हो सकती थी. तो उसमें अगर कोई चीज़ फ्रेश नहीं है तो दे वोंट कंसिडर इट. अगर आप कोई केस फ्रेश भी होता है तो वो 2 क्राइटेरियाज है. एक आपको दिखाना पड़ता है कि वो क्लेम जो है उसको उसकी वजह से आपका केस फर्दर स्ट्रेंथन होता है, या आपको दिखाना पड़ता है या उससे आपकी सर्कमस्टांसेस अब चेंज होती हैं. तो उन 2 सर्कमस्टांसेस में अगर सक्सेसफुल होगा तो आपका नया इंटरव्यू आएगा. आपको वीज़ा नहीं वो देंगे, आपका नया इंटरव्यू आएगा. इंटरव्यू के बाद वो फिर से आपका केस रीअसेस करेंगे. ज़्यादातर आई थिंक 90% ऑफ द फ्रेश क्लेम्स आर अनसक्सेसफुल. ठीक है, नॉर्मली ये वजह होती है कि जो पहले मैंने आपको 2 बताई हैं, या वो कहते हैं जो आप एविडेंस अभी प्रोवाइड किया, जज ने पहले कहा था आप झूठ बोल रहे हो, ये भी इजीली ऑब्टेनेबल है एंड देयरफॉर वी डोंट एक्सेप्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इट. तो वो अनसक्सेसफुल होता है. फिर उसके ऊपर आपको हाई कोर्ट का केस होना है. मुझे नहीं पता कि आपकी क्या पहले केस था और आपने क्या अभी डाला है, बट आई एम जस्ट टेलिंग ऑन एवरेज क्या हो सकता है. पर्सनली आई थिंक दैट फ्रेश क्लेम्स जितनी देर वो कंसिडर होते जाएं उतनी बेहतर होता है. आई एम अ फर्म बिलीवर कि जितनी देर वो होम ऑफिस प्रोसेस लगाएं उसको उतना बेहतर होता है, क्योंकि जितना होम ऑफिस केस को डिले करेगी उतना ही आपके लिए बेहतर है. फॉर एग्जांपल आपने 8 महीने हो चुके हैं, अगर 4 महीने और वो आपका फ्रेश क्लेम ना कंसिडर करें तो आप वर्क परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वर्क परमिशन अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपकी नए भी सर्कमस्टेंस आप काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ है, और जितनी देर वो केस डिले करते रहे उतनी ज़्यादा टाइम आपको प्राइवेट और फैमिली लाइफ इस्टेब्लिश करने में होती है. बच्चे भी भरे होते हैं, हर चीज़ होती है. सो लेट इट गो. अगर आपको कोई इशू नहीं है और आपका कन्फर्मेशन है कि उन्होंने केस रिफ्यूज़ नहीं किया, तो लेट इट पेंड एज लॉन्ग एज दे नीड टू, क्योंकि इट गिव्स यू टाइम टू इम्प्रूव योर personal life, I suppose, here, and delay is always better on our part because there are high court guidance कि जहाँ delay आपके home office की तरफ से आपके केस में हो रहा है वो आपके हक में जाए. So I would say that let it depend. अगर वो 4 महीने और नहीं कहते हैं, उनको लेटर लिखिए, उनको कहें give me work permission, वो आपको work permission करेंगे, काम कीजिए, establish life. It's better for you. Thanks for your call. चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. हेलो. हेलो जी, क्या क्वेश्चन है आपका सर? जी, मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर हम मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर आए थे स्टूडेंट वीजे पर, तो उसका कॉलेज लास्ट ईयर ब्लैक लिस्ट हो गया था. तो हमारे पास 4 महीने बचे हैं वीजा खत्म होने को, तो कोई बेस है कि हमारी स्टडी फिर से कंटिन्यू हो सके जहाँ हम यहाँ पर रह सकें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका उनका होम ऑफिस में आपका कॉलेज बंद हो गया, what you need to do is get a copy of your home office file. It's very very simple. Any lawyer can do it for you for about £210. ठीक है, आप अपनी होम ऑफिस से फाइल लाए, उसमें चेक करें कि क्या आपको 60 डे का लेटर मिला है कि नहीं मिला. अगर आपको 60 डेज का लेटर मिला है, then what you do
is in those circumstances आपको आप उस 60 days के अंदर अंदर नया कॉलेज आप कर सकते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि you go to the end of your college period and then apply, क्योंकि आप जब उस stage पर apply करेंगे then it's likely कि there's a chance कि आपका already application curtail हो गया है. अगर curtail भी नहीं हुआ, वो कहेंगे कि जी आपने अपना previous course complete नहीं किया and therefore it's not justified कि हम आपको visa apply करें. तो अभी आप apply कीजिए. It takes about I think 30 days or 20 days or something to get your file from the Home Office, and it's about 20 working days. Yeah, so 20 working days to get your file from the Home Office. वो उस पर लिखा होगा कि number 1 आपको 60 day का letter मिला है, नहीं मिला है. अगर नहीं मिला, then you can force the Home Office to give you one, because it's their requirement to give you one. जब आपको वो मिलता है, make a new student visa application and extend it. There shouldn't be a problem. Thanks for your call. चलते हैं next call की तरफ. Hello. हेलो. हेलो. जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन सर ये, मैं 2009 में आया था स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे. उसके बाद मैंने 2011 में एक्सटेंशन कराई थी, जो मुझे वीजा मिला था 2014 में अक्टूबर तक. मैंने उसके बाद 2012 में शादी कर ली थी ब्रिटिश सिटीजन से. 2013 में सॉरी फरवरी में. एक साल से ज्यादा हो गया मुझे रहते हुए. बाद में मैं कॉलेज नहीं गया था वहाँ पे, और अभी मैं एक जगह काम कर रहा था तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आ गए. उन्होंने जब चेक किया वो कहते हैं आपका वीजा कर्टेन हो गया 2012 में. बाकी मैंने उन्हें बताया कि मैंने शादी की हुई है ब्रिटिश सिटीजन से, तो मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है. और उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप काम करना अलाउ नहीं, घर ले, और पासपोर्ट मेरा ले लिया, और बाकी मुझे उन्होंने छोड़ दिया था. बाकी एक दिन रिपोर्टिंग के लिए गया. उसके बाद मैंने एप्लीकेशन 2001 तकरीबन 6 माह पहले की हुई थी अफलारो की, वो उन्होंने खत्म. उसके मेरे सॉलिसिटर ने रिकंसिलिएशन डाली हुई थी, उसकी एक दिन पहले डाली थी जब वो इमिग्रेशन वाले आए. आप कितना तेज बोलती हैं. मैं सोचती थी कि मैं तेज बोलती हूँ. Sorry, I'm still at 2000. जब आपकी इमिग्रेशन प्रक्रिया और इमिग्रेशन के बाद आपने एप्लीकेशन डाला, उससे आगे नहीं मैं पहुंची. So can we go back there and we start? Okay, no problem. No. Yeah. So they refused you made the application. उसके बाद उन्होंने एफएलआरओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी. एफएलआरओ क्यों डाला था आपने? शायद उस वजह से. एफएलआरओ क्यों डाला था? ओके, रिफ्यूज कर दिया. कब रिफ्यूज किया है? था तो उसके ब्रिटिश सिटीजन से शादी की थी तो. नहीं अंडरस्टैंड. एफएलआरएम या एफएलआरपी क्यों नहीं अप्लाई किया, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ. एफएलआर क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि वाइफ काम नहीं कर रही थी ना, तो वो इसलिए मेक सेंस. ओके ठीक है, दैट्स फाइन. तो उन्होंने रिफ्यूज किया. रिफ्यूज करने के बाद आपने क्या किया? दोबारा रिकंसिलिएशन डाली हुई थी, तो उससे पहले वो आ गए. उसके बाद सॉरी एक दिन बाद तो दोबारा उन्होंने मुझे एक दिन रिपोर्टिंग के बुलाया, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने भी कोई उनका जवाब नहीं आया. तकरीबन 2-3 वीक हो गए हैं. लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके बाद क्या वो रिकंसिलिएशन उसके अनलाइकली कि आपका रिकंसिडरेशन सक्सेसफुल होगा, बिकॉज द थिंग इज आपका रिफ्यूज कब हुआ था? Okay, depending on आपका refusal क्या हुआ, मैं हमेशा कहती हूँ 3 months is the time for reconsideration. After 3 months, there's no obviously reconsideration that can take place. JR होता है, JR is only for a maximum time is 3 months, not more than that. और दूसरी बात ये है कि अगर already वो time गुजर गया, lapse हो गया, then you can't do anything. You have to make an FLR एप्लीकेशन जो अब रूल्स के हिसाब से जो फॉर्म है, और उसको एप्लीकेशन करके आपको रीसबमिट करना पड़ेगा. एट द मोमेंट आपको कंटिन्यूएशन से कोई इशू नहीं है. द फैक्ट दैट इमिग्रेशन आपको आके पकड़ लेती है, विच इज़ गुड थिंग. आपको उन्होंने IS 151 पार्ट 1, 2 या कुछ दिया होगा, वो आप उसके साथ आपको इंटरनल कंट्री राइट ऑफ अपील है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आर्टिकल 8 राइट्स सबमिट कर दिए हैं होम ऑफिस में फैमिली के ऊपर. तो अगर आप अभी भी सुन रहे हो, submit the appeal to the first tier tribunal, उससे आपको अपील का हक मिलेगा. अपील के बाद आप ट्राइब्यूनल के सामने जाओगे and you can take it further from that. ठीक है, so take my advice on that one. अगर उन्होंने you can't do anything, then put in a new application. I think that's the key. Thanks for your call. चलते हैं next call की तरफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या क्वेश्चन है आपका? हिना से बात कर रहे हैं प्लीज. जी आप क्वेश्चन करें, वो सुन रही. अच्छा, वो क्वेश्चन ये है ना कि 2012 में एक्चुअली मेरे हस्बैंड ब्रिटिश, उस वक्त इंडेफिनेट था, 2 बच्चे हैं, वो भी ब्रिटिश हैं, तो स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया था एट दैट टाइम.
Okay. तो उन्होंने मेरे को डिस्क्रिशनरी लीव दी थी, लेकिन मैंने उस वक्त सोलिसिटर से पूछा तो मैंने बोला कि उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब डिस्क्रिशनरी लीव क्या होती है क्या नहीं। मैंने उसको पूछा कि मेरे हस्बैंड ने भी किया 2 years की उन्होंने क्यों दी है लीव, इन February 2012 में उन्होंने इशू किया। तो उसने बोला कि अगर उन्होंने दे दिया तो कोई मसला नहीं, आफ्टर 2 years लाइक आप आपका पहले क्या स्टेटस था? जी, आपका वीजा से पहले क्या स्टेटस था? हस्बैंड मेरे स्टूडेंट थे और मैं उनकी डिपेंडेंट थी ना। फिर मेरे हस्बैंड का इंडेफिनिट हुआ और फिर मुझे ना मैंने अप्लाई किया spouse visa. That's wrong. The leave of grant is wrong. You should have got spouse visa in 2012 February, क्योंकि 2 साल के बाद आपको indefinite मिलना था. So it's a shame कि आपको you got poor legal advice there. Anyway, तो अब आप दो चीज़ें, आपका डिफ़िकल्टी ये है आपका टाइम पीरियड का, क्योंकि 2.5 अगर आपको 2012 फरवरी में लीव टू रिमेन मिला है 2.5 years का, दैट वुड हैव बीन प्री द चेंज इन द रूल्स, दैट्स व्हाई यू वुड बीन एबल टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आफ्टर 6 years. तो अभी आप एक्सटेंड करवाएंगे तो 3 साल का और एक्सटेंशन होगा और फिर इंडेफिनिट आपको 6 साल बाद मिलेगा. इट्स रियल शेम एक्चुअली, a real big shame. It's very disappointing. आपके मेंटेनेंस क्राइटेरिया कंप्लीट था, आपकी एवरीथिंग फाइन था, या कोई उसमें कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम थी? स्कूल में और मेरे हस्बैंड फुल टाइम एम्प्लॉयर हैं, लेकिन उस वक्त नहीं उस वक्त दैट्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट नाउ. फरवरी में लेट हुए तो मैंने जब अप्लाई किया होम ऑफिस में प्रीमियम सर्विस के लिए, मैं खुद इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने एप्लीकेशन ही रॉन्ग डाली है क्योंकि आपका डिस्क्रिशनरी लीव थी. मैं फिर दोबारा अपने सोलिसिटर के पास की, मैंने कहा ये कौन सी लीव थी, मतलब आपने तो मुझे यही बोला था कि आफ्टर 2 years यू कैन अप्लाई फॉर दैट ILR. तो फिर उसने मुझे बोला कि मेरी आपसे फाइल ही गुम हो गई एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर केस. Oh, I'm really sorry to hear about that. I'm really sorry. Anyway, what you need to because it's too long ago for you to challenge the decision now, unfortunately. My suggestion for you is, if अगर आपकी फाइल गुम हुई थी ना, तो आप ऐसा करें, जैसे मैंने आप इंडिविजुअल को बताया, आप अपनी होम ऑफिस से फाइल मंगवा लीजिए, उसमें लिखा होगा कि आपने कौन सा एप्लीकेशन किया था और क्यों आपको DLR मिला है. मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि जब आपके हस्बैंड ने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने आपका सेपरेट FLR O एप्लीकेशन भेजा होगा, व्हिच इज रॉन्ग. इफेक्टिव व्हाट यू शुड हैव डन इज अप्लाइड फॉर FLR M. तो उसमें क्या होता है, तो फिर आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता अगर आपको 10 years के बेस पर इंडेफिनिट इंटाइटलमेंट नहीं थी. तो आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम हुई है और इसलिए आपको DLR मिला रादर देन स्पाउस वीज़ा. बट obviously it's done and dusted now, but what will happen is आपको 10 years के बाद 6 years के बाद indefinite leave to remain की entitlement होगी. You're out of time to challenge the decision, unfortunately, and I'm sorry, I mean I think you should raise a complaint. If solicitors give you it's like any service. अगर आपको कोई भी सर्विस बुरी लगती है, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कंप्लेन करते हैं. If solicitors give you a bad service, you should complain about them. अगर आप उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, वो आगे किसी और के साथ वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे. Especially a lot of these OICs and agents and what have you, unless you कोई बंदा उनके खिलाफ एक्शन लेता है, they will continue until you get caught, you're gonna start doing the same crime. So put in a complaint and see what happens. You can complain up to 6 years. So I would apply for an extension of your leave. Once you have an extension of your leave, then you will be entitled to indefinite after 6 years. अगर उससे पहले आप करना चाहती हैं, then what you would do is convert your current visa into a spouse visa. लेकिन उसमें भी अगर आप अभी category करेंगे, you have to wait 5 years before you're granted indefinite leave to remain. So I think it's probably better to stay in this status. Thanks for your call. चलते हैं next call की तरफ. Hello. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी आपका प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह समझ है. मेरे 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ILR है और इस साल मेरी नेचुरलाइजेशन ड्यू है जून में. तो मैंने लाइफ इन यूके किया हुआ है और मेरे पास IELTS का भी है सर्टिफिकेट जो कि मैंने 2010 I didn't hear that. I'm sorry. मेरे पास IELTS का सर्टिफिकेट है जो मैंने 2010 में किया था. Okay, but is it B1? B1 स्टैंडर्ड है कि नहीं? नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ. No, I understand that. उसको छोड़े. We've passed that. You're due in June. आपने UK लाइफ टेस्ट पास कर लिया, so that's fine. Your ESOL का सर्टिफिकेट आपका वो B1 लेवल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? That's the question I'm asking you. जी मेरे पास IELTS का है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. लेकिन IELTS कब किया आपने? IELTS का सर्टिफिकेट है मेरे पास 2010 में मैंने किया था. Okay, then but the period for IELTS is only 2 years.
2 years का IELTS होता है ना, तो you can't use that towards your nationality, क्योंकि 2 years के बाद वो expire हो जाता है. अच्छा सही है. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी वाइफ मेरी स्पाउस है और हम 7 ईयर से रह रहे हैं. आपकी तो वाइफ क्या आपकी उसके spouse है, पास sorry. टायर 1 जनरल है, तो क्या वो मेरी डिपेंडेंट बन सकती है या वो Yeah, if she's got leave to remain, अगर उनके पास अगर वो आपके पास indefinite है, she's just switched his categories. It's not a problem. Category switch कर ले, it's not. I can't see that being a problem. Okay. Okay, thanks for your call. चलते हैं अब नेक्स्ट कॉल की तरफ. हेलो हेलो. हेलो जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरा एक सवाल है. जी जी. हेलो. Hello, yes, I'm listening. Oh, hello, thanks. Basically, I got indefinite in 2013 August on the basis of 5 years. Okay. And then my wife also got indefinite on the basis of 3 years spouse visa. And now and at that time when we applied for the indefinite, we had, passed the life in the UK test, both of us. And now we are due to apply for naturalization in August 2014. Correct. So will we have to do another life in the UK No, test you won't need and to do any other another UK test? life test. You won't need to do another UK life test unless the rules change, because the rules constantly change at the moment. So if you've done the UK life test, you don't need to redo it. There is no expiry date for the UK life test unless there's a change in the rules, which I will tell everybody about. What you will need to do is also satisfy the B1 English requirement, because you need to pass both English language tests now. So as long as you do both of them, you should be okay for naturalization. Okay, thanks for your call. चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. हेलो हेलो. जी जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन के मैंने B1 टेस्ट किया हुआ है, LR है मेरे पास, एंड आई एम ड्यू फॉर नेशनलिटी एट अप्रैल 2 अप्रैल. सो जरा प्लीज प्रोसीजर बता दें किस तरह मैं नेशनलिटी कर सकता हूँ और कितने फीस होगा, जरा ब्रीफली में बता दें. व्हाट हैव टू डू नेक्स्ट. What basis आप किस बेस पर नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं? How many length of residence, किस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं आप? Okay. General nationality rules are you need to satisfy maintenance. You need to satisfy the residence requirement. Residence requirement ये है कि आपको यहाँ 5 years legally रहना है. 450 days आप country से बाहर नहीं रह सकते, right? You need to have indefinite leave to remain, right? And once you've got indefinite leave to remain, that's fine. There was some talk about कि आपको 1 साल nationality के बाद 1 year wait करना पड़ता. That's not a requirement. If you have 5 years leave to remain, you can apply for indefinite nationality after that. आपको English language requirements fulfill करनी है, जो इस वक्त UK life test and B1 English language exam है, which you must do before you put in the application. You need 2 referees. One has to be a British national over 25 without any, obviously, person of good character जो आपको recommendation करता है. दूसरा reference has to be of a professional who doesn't need to be a British national. ठीक है? That has to be a doctor, lawyer, imam, counsellor, MP, accountant, managing director, so forth. उसके बाद you have to also be a person of good character. Good character means you may not have any criminal convictions. You need to declare your points on your license. You need to declare any cautions you may have. You must not have any civil judgments. You must not have any fines against you from immigration. So आपको याद होगा कि some people were getting immigration fines because उन्होंने illegal workers employ किए, all of that. Any of that, you're not entitled to nationality. CCJ, you're not. You have to declare your CCJs. That will impact on your nationality. What else? You have to provide evidence of your accommodation over the last 5 years. So yeah, pretty much it. That's it. Home office fee is $874, which will go up again in April. And that's pretty much it. Always go through a solicitor. Thanks for your call. चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम सर, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा सवाल ये है कि इधर उन्होंने मेरा ओवरस्टेयर हो गया है, तो अभी डॉक्टर ने जो है एक तो वाइफ की प्रेगनेंसी भी है तकरीबन 7 महीने की, और दूसरी बात यह है कि वो कंसल्टेंट ने हॉस्पिटल से लिख दिया है कि मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि ये उधर पाकिस्तान में जाके नहीं रह सकती इसके कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से. ठीक है. तो अभी मेरा केस जो
जुडिशल के लिए भेजा है, तो मैं मोहतरमा से पूछना चाहूँगा कि इस पोजीशन में मेरे केस में कितनी एक मतलब चांसेस हैं होने के? Judicial review I think is difficult because obviously आप exceptional point argue कर रहे हैं कि हमारी medical condition इस तरह की है. Now आपके consultant के letter के हिसाब से अगर वो will it reach the threshold I don't know, क्योंकि एक काफ़ी I think 20 साल हो गए हमारी career से पहले की बात है कि एक established है कि एक medical condition to reach article 3 has to be exceptional. उनको ये prove ना करना पड़ता है कि ये मेडिकल कंडीशन आपको उसकी ट्रीटमेंट अब्रॉड नहीं मिल सकती है, तो इन सर्कमस्टांसेस में they will grant you leave to remain. Assumingly आपने क्या किया होगा, आपने FLRO अप्लाई किया होगा, FLRO के बाद वो रिफ्यूज हुआ होगा, फिर आप हाई कोर्ट में गए होंगे. ठीक है, जो हाई कोर्ट में क्या होगा कि तीन चीज़ें होंगी आपके पास. एक तो होम ऑफिस जवाब नहीं देगा, जवाब पे सीधा जज के पास जाएगा, जज कंसिडर करेगा. दूसरी बात ये होगी होम ऑफिस कहेगा ठीक है हम अपना रिफ्यूज़ल वापस लेते हैं, हम आपको नया डिसीजन 3 महीने के अंदर देंगे. अगर वो कहें तो मेक श्योर आप अपील हक ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ अपील हक नहीं मिलता यू कम बैक इनटू द सेम सिचुएशन. या आपका केस रिफ्यूज़ हो जाएगा ऑन द बेसिस के वो आपको रिमूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, और जब आपको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली राइट ऑफ अपील मिलेगा. तो इन 3 सर्कमस्टांसेस में एक आपके साथ होगा. डिपेंडिंग ऑन आपके साथ क्या होता है, गिव अस अ कॉल बैक एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू टेल यू व्हाट यू नीड टू डू फर्दर देन दैट. थैंक्स फॉर योर कॉल एंड थैंक्स फॉर योर अपडेट्स. अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हिना जी को ढूंढ सकते हैं लॉ की वेबसाइट में, जहाँ info@venustv.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू हिना जी. नो प्रॉब्लम, एनी टाइम. थैंक यू. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.